गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 11th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th क्लास की फिजिक्स को पढ़ने से पहले हमें एडवांस मैथमेटिक्स या बोला जाए आपके पास कैलकुलस मैथमेटिक्स का कुछ पार्ट पता होना चाहिए, जिसके अंदर हम बात करेंगे अवकलन गणित की और समाकलन गणित की। तो अगले जो मेरे दो लेक्चर हैं, एक मैं बनाऊंगा पूरा लेक्चर अवकलन गणित के ऊपर और दूसरा लेक्चर बनेगा समाकलन गणित के ऊपर। तो आप प्रॉपर तरीके से पहले इस गणित जो अवकलन गणित है इसका मतलब क्या होता है वो समझिए, इसके क्या फॉर्मूला है और इन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करना है उस बात को समझना है। क्योंकि अब जो आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो 11th और 12th की फिजिक्स, तो इसमें ये अवकलन गणित और समाकलन गणित हर जगह काम में आती रहती है, तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है आपके पास। तो इसके कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए। अगर आप लोग चैनल पे अभी न्यू हैं, जो कि ऑब्वियसली होंगे क्योंकि 11th के बच्चे तो पहली बार जुड़ेंगे, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको कंटिन्यू इसके वीडियो की इन्फॉर्मेशन पता चलती रहे। ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो गणित आपके पास है उसको मूल रूप से हम दो भागों में बांटना चाहेंगे। एक को बोलेंगे बेटा अवकलन गणित और दूसरों को बोलेंगे समाकलन गणित। अब बात यह आती है कि अवकलन क्या चीज है आपके पास। तो अवकलन गणित का वो तरीका है जिसमें किसी बड़े हिस्से को या बड़े भाग को एक छोटे हिस्से में रूपांतरित किया जाता है। अर्थात अगर मैं बोलूं तो अवकलन में क्या करेंगे बेटा, कोई भी बड़ा हिस्सा होगा और उस बड़े हिस्से की सहायता से उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेनी है या उसका एक छोटा सा हिस्से का मान ज्ञात करना है, तो उसमें हमारी सहायता कौन करेगा? अवकलन गणित। समाकलन गणित जो है वो इसका जस्ट विपरीत है। विपरीत का मतलब है समाकलन। समा का मतलब होता है सम और सम का मतलब होता है जोड़ना। तो जो जोड़ेगा, अब जोड़ा किसको जाएगा कि जो छोटे छोटे हिस्से हैं किसी भी चीज के, छोटे छोटे हिस्से हैं, इनको आपस में जोड़कर एक बड़ा हिस्सा चाहिए। आपको क्या चाहिए बेटा? बड़ा हिस्सा चाहिए। तो उसका काम गणितीय रूप से कौन करेगा बेटा? समाकलन। तो ये तो इनकी कोई परिभाषा नहीं है, ये केवल एक जेन्युइन मतलब है कि हमें कैसे इनको समझना है। तो बात समझ में आई। अवकलन का मतलब है कोई बड़ा सा हिस्सा होगा और मैं बोलूं उसका छोटा हिस्सा ज्ञात करो, तो वहां पर हमारी गणितीय रूप से सहायता कौन करने वाला है? अवकलन। और अगर मान लीजिए आपके पास बहुत से छोटे हिस्से हैं, इनको आपस में जोड़कर एक बड़े हिस्से का निर्माण करना है, तो वहां पर हमारी सहायता कौन करेगा बेटा? समाकलन। अवकलन को मूल रूप से बोला जाता है बेटा परिवर्तन की दर। क्या? परिवर्तन की दर। यदि आप लोग परिवर्तन की दर ज्ञात करते हो तो वहां पर हम किसको काम में लेते हैं बेटा? अवकलन को काम में लेते हैं। 1 मिनट बेटा, मार्कर में इंक कम है तो मैं इंक डाल लेता हूं। 2 मिनट होल्ड करें बस आप लोग। ध्यान दीजिए, आपने अवकलन को इससे पहले भी देखा है। 9th 10th स्टैंडर्ड में हम लोग देख लेते हैं। जैसे 10th में आपने विद्युत धारा अवश्य पढ़ी होगी और धारा की परिभाषा आप यह लिखते थे, I बराबर होता है dq बट्टा dt। आवेशों के प्रवाह की दर, ये जो आपने d बट्टा dt लिखा है, ये कौन सा रूप है इसका बेटा? अवकलन रूप है। और बात करूं वेग की परिभाषा क्या होती है? सर वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो यहां पे भी क्या है बेटा? d बट्टा dt। तो ये भी इसका कौन सा रूप है? अवकलन रूप। मैं बात करता हूं त्वरण। त्वरण क्या होता है बेटा? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो यहां पे भी ये जो d बट्टा dt आया, ये किसका रूप है बेटा? अवकलन का रूप है आपके पास। और बोलूं मैं शक्ति। शक्ति क्या होती है बेटा? कार्य करने की दर। तो देखो क्या आ गई, कुल मिला के दर आ गई। तो ये चीज जब भी आएगी, परिवर्तन होगा या दर आएगी, तो वहां पर किसको काम में लिया जाएगा बेटा? अवकलन।
और इस लेक्चर में मूल रूप से हमें किसको पढ़ना है बेटा? अवकलन को ही पढ़ना है। अभी मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिससे आपको एहसास होगा कि अवकलन की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो अभी आपको कुछ भी कॉपी नहीं करना है, यहाँ से चीज़ें आपको कैसे समझनी है। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक गिवन है, आप उस लिंक पर क्लिक करिए, आपको इस पूरे अवकलन के PDF के नोट्स सॉल्यूशन सहित मिल जाएंगे। वो चीज़ आपको अपने नोट्स कॉपी में कॉपी करनी है इस चीज़ को पढ़ने के लिए। तो हमारा मूल टारगेट आज क्या रहेगा बेटा कि हमें किस चीज़ को पढ़ना है? अवकलन को पढ़ना है। तो अवकलन था क्या, ये मैंने समझाने की कोशिश करी। अब अवकलन काम में क्या आएगा, बात समझिए कि ये आपके पास कोई गाड़ी है, कार है आपकी, जो भी आप बनाना चाहो, ये कार है, ये चल रही है, ठीक है। अब ये कार चल रही है, मैंने बोला कि ये जो कार है ये यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, जब चलना स्टार्ट करेगी तो इसका समय कितना होगा? 0, ठीक है। इसने कोई दूरी तय नहीं की होगी तो इसकी दूरी भी कितनी होगी बेटा? 0। अब कार चलती गई चलती गई चलती गई और फिर ये कार आपकी यहाँ पहुँच गई, ठीक है। अब जब कार यहाँ पहुँची तो यहाँ से यहाँ जाने में इसको कुछ समय लगा। मान लेते हैं ये था आपका जयपुर और ये कहाँ पहुँच गया बेटा आपके पास? अजमेर। जब ये जयपुर से कहाँ गया? अजमेर गया, तो इसको समय लगा लगभग 2 घंटे, 2 आवर आपके पास लगे यहाँ पे। और इसने जो दूरी तय करी वो डिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं कितना बेटा आपके पास? मान लीजिए 150 किलोमीटर, इतना दूरी इसने तय की। अगर मैं पूछूं कि जयपुर से अजमेर कोई कार 2 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताओ उसकी औसत वेग क्या होगा या उसकी औसत चाल क्या होगी? तो बहुत आसान है सर, औसत वेग होता है दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन बट्टा समय में परिवर्तन। ये सूत्र है बेटा किसका? औसत वेग का। अब दूरी में परिवर्तन क्या? यहां पर जो दूरी है उसको क्या मान लो? S1 और अंतिम दूरी को क्या मान लो? S2। प्रारंभिक समय को कितना मान लेंगे बेटा? T1 और अंतिम समय को मैं कितना मान लूंगा बेटा? T2। ध्यान देना, दूरी में परिवर्तन क्या होगा? S2 माइनस S1 और समय में परिवर्तन क्या होगा बेटा? T2 माइनस T1। और कई बार आपने इस अंतर को ऐसे भी लिखा होगा डेल S, और T2 माइनस T1 को क्या लिखा होगा बेटा? डेल्टा T। अगर यहां से मैं अंतर ज्ञात करना चाहूं तो S2 माइनस S1, S2 कितना है बेटा? 150, S1 कितना है? 0। 150 माइनस 0 150 होगा, और आपके पास T2 माइनस T1, तो T2 कितना है बेटा? 2 माइनस 0 तो 2 होगा। काटोगे तो आपकी चाल रही होगी 75 किलोमीटर पर घंटा। ये आपका औसत वेग है, ठीक है। तो औसत वेग निकालना मेरा टारगेट नहीं है। अब बात सुनना, मान लेते हैं कि ये जो आपके पास बंदा है ये चल रहा था हाईवे पे, कोई दिक्कत नहीं, इसको जयपुर से कहाँ जाना था बेटा? अजमेर जाना था। बट अजमेर से 5 किलोमीटर पहले, 5 किलोमीटर पहले यहां पे इस गाड़ी का क्या हो जाता है बेटा? एक्सीडेंट, ठीक है। तो बताओ गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी के परछुके उड़ जाते हैं, मतलब गाड़ी पूरी तरीके से क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। तो गाड़ी कितनी डैमेज होगी, इसको कितना नुकसान होगा, क्या इस बात का अंदाजा आप इसकी औसत स्पीड से लगा सकते हैं क्या? या मैं ऐसे बोलूं, क्या इस गाड़ी पे कितना एक्सीडेंटल डैमेज आएगा, इस बात को ये 75 किलोमीटर पर घंटा प्रभावित करता है क्या? आपका आंसर होगा ना। ये तो औसत है। टकराने से जस्ट पहले इसकी कितनी स्पीड होगी? मान लो टकराने से पहले इसकी स्पीड थी 120 किलोमीटर पर घंटा, तो इसका जो डैमेज है वो इस स्पीड पर निर्भर करेगा, ना कि इस स्पीड पर। अगर मान लीजिए आपको ये बता दिया जाए
कि इस पूरी जर्नी की, इस पूरी यात्रा की औसत इतनी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमेशा आपकी गाड़ी 75 से चली। इसका मतलब है कई बार आपकी गाड़ी 0 पे भी होगी, कई बार 50 पे भी होगी, कई बार 100 पे भी होगी, कई बार आपकी गाड़ी की स्पीड 150 पे भी होगी। लेकिन इनका औसत मूल रूप से कितना आ रहा था बेटा? 75 किलोमीटर। मैंने बोला गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट का डैमेज इस 75 किलोमीटर पर घंटे पर निर्भर नहीं करेगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि एक्सीडेंट से जस्ट पहले गाड़ी की स्पीड क्या थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस एक्सीडेंट से जस्ट पहले की स्पीड हम कैसे निकालें, कि हमारे पास तो क्या है? औसत। अब ये औसत कितने का है? इतने बड़े हिस्से का, जयपुर से लेके अजमेर तक का औसत है ये। तो क्या आपको पूरे औसत से आंसर मिलेगा? नहीं। आपको क्या चाहिए? एक बहुत छोटे हिस्से का रिजल्ट चाहिए कि जस्ट पहले टकराने से जस्ट पहले, जस्ट 1 सेकंड पहले बता दो स्पीड कितनी है, तो डैमेज का अंदाजा हो जाएगा। अगर आपको बोले कि वो जस्ट 1 सेकंड पहले टकराने से पहले उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर घंटे की, तो आपको पता है गाड़ी को डैमेज क्या होगा? कम। और मैं एक चीज बोल रहा हूं, उसकी स्पीड थी 120 किलोमीटर पर घंटे की, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि गाड़ी को डैमेज बहुत ज्यादा होगा। तो आपको एक जस्ट पहले की स्पीड चाहिए, टकराने से जस्ट पहले, जस्ट 1 सेकंड की वो स्पीड आपको पता होनी चाहिए। तो इतने बड़े हिस्से में से वो छोटा सा हिस्सा मैं कैसे निकालूं? अब उसमें हमारी सहायता करता है अवकलन गणित। तो मैंने इस अवकलन गणित का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देने की कोशिश करी है कि ऐसी जगह के ऊपर हम इस अवकलन गणित को यूज में लेते हैं आपके पास। अब वो कैसे काम में लेते हैं वो फिर आगे की बात है, बट मुझे उम्मीद है कि एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि कहां पर हम अवकलन गणित को यूज में लेने वाले हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस अवकलन गणित को गणितीय रूप से कैसे दर्शाया जाएगा और किस प्रकार से इसके यूज आने वाले हैं। हमें फोकस उस पर करना है। ये परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल कोई नहीं पूछेगा, ये केवल आपको समझने के लिए आपको अंदर से फील आना चाहिए कि हाँ मुझे पता है कि अवकलन कहाँ काम में आएगा। ठीक है, मैं और भी एग्जाम्पल दे सकता हूं। जैसे मान लीजिए क्रिकेट सब देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो 50 ओवर इंडिया खेला और इंडिया ने 50 ओवर में बना दिए 350 रन। क्या बना दिए बेटा? 350 रन। ठीक है, इंडिया किसके अगेंस्ट खेल रहा था बेटा? पाकिस्तान के अगेंस्ट। क्लियर है? अब मुझे एक चीज बताओ कि ये तो 50 में कितने बनाए बेटा इसने? 350। तो औसत क्या आएगा इसका? औसत का मतलब प्रति ओवर कितने रन पाकिस्तान को बनाने पड़ेंगे कम से कम जीतने के लिए। तो आप बोलोगे सर 50 में 350 रन बनाने हैं, तो 350 बाई 50 काटा 5 7 35, मतलब 7 रन प्रति ओवर इसको चाहिए अगर पाकिस्तान क्या करना है? जीतना है। ठीक है, पाकिस्तान अपना मैच स्टार्ट करता है और लास्ट के 2 ओवर में, लास्ट के 2 ओवर बचे उसके जीतने के लिए और उसको चाहिए बेटा 50 रन। कितने रन चाहिए? 50 रन। कितने ओवर में? 2 ओवर में। अगर पाकिस्तान के मैच स्टार्ट होने से पहले हम बात करें कि उसका औसत कितना था, कितना चाहिए था उसको? 7। लेकिन अगर लास्ट 2 ओवर के औसत की बात करूं मैं, तब उसको कितना चाहिए होगा? 1 ओवर में उसे कितने चाहिए बेटा? 25 रन, तब जाके वो जीत सकता है। क्लियर आपके पास? तो ये परिवर्तन हो रहा है। देखो स्टार्टिंग में कितना चाहिए था? 7 रन प्रति ओवर, लेकिन ये इसको मेंटेन नहीं कर पाया, इसलिए अंत में जाते जाते अब कितना चाहिए? 1 ओवर के अंदर उसको 25 रन चाहिए। और अगर लास्ट में अगर मान लो मैं एक बॉल के लिए पूछूं, अगर मैं ये बोल दूं कि आपके पास लास्ट ओवर के अंदर 20 रन चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? अब 1 ओवर में रन रेट कितनी चली गई? 20 की। अब देखो रन रेट वो भी क्या है? परिवर्तन है भाई, वही बदलती रहती है। तो उसमें भी हम लोग अवकलन गणित को काम में लेते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे मैंने बताया उदाहरण आपके पास आवेश की प्रवाह की दर में परिवर्तन, वहां पे अवकलन गणित है। आपके पास अगर मैं बात करूं वेग, त्वरण, शक्ति, रन रेट आपके पास हो गई, तो बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं। हमें यह सीखना है कि इसको यूज कैसे लेते हैं गणितीय रूप से। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ
इसका गणितीय रूप से उपयोग में कैसे लिया जाएगा आपके पास, इसमें बेटा कुल मिला के दो पद होते हैं। y इक्वल टू लिखा जाएगा एफ एक्स। वाई एक्स यहां पे एक स्वतंत्र चर है, जबकि y यहां पे क्या है बेटा, एक परतंत्र चर है। अर्थात x का मान कुछ भी हो सकता है, बट इस y का मान इस x के मान पर निर्भर करेगा। कैसे? मान लो ये चर था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यदि x का मान 1 होगा तो इस कंडीशन में y का मान कितना आएगा बेटा, 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो x का मान तो हमने कुछ भी ले लिया, y का मान कुछ भी आ सकता है क्या? नहीं, y इस x के अनुसार हर बार परिवर्तित होगा। देखो अगला मान, x का मान क्या लेके देखो, 2, तो y का मान अब 2 नहीं आएगा, स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो y का मान किस पर निर्भर कर रहा है, x के मान पर, और x का मान कुछ भी हो सकता है, ये स्वतंत्र है अपने अनुसार। तो हम बोलेंगे x यहाँ पे क्या है, एक स्वतंत्र चर है, जबकि y यहाँ पे क्या है बेटा, एक परतंत्र चर है। अब हम ऐसा मानते हैं कि x के मान में हम छोटे से मान की वृद्धि कर रहे हैं, बहुत छोटे मान की वृद्धि कर रहा हूं, और x का मान मैंने कितना बढ़ा दिया, डेल x से। आपको पता है अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, तो y के मान में भी वृद्धि होगी कितनी, डेल y। अब मुझे ये ज्ञात करना है कि ये y का मान इस x से सापेक्ष कितना बदला, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा, इनके परिवर्तन की दर निकालनी पड़ेगी, परिवर्तन की दर। और वो दर कितनी होगी, वो होगी डेल y अपॉन में डेल x। ये इनके क्या है, परिवर्तन की दर। ये दर थोड़ी बड़ी है, अगर मान लो मुझे बहुत छोटी दर निकालनी है तो हम ये बोलूंगा कि डेल x का मान लगभग कितना मान लो, 0। जब डेल x का मान लगभग 0 मान लेते हैं तो ये जो डेल y अपॉन में डेल x लिखा गया है, ये लिखा जाएगा dy अपॉन में dx, और ये ही क्या कहलाता है बेटा, इसका अवकलन रूप। अब बात समझो, हमें जो याद रखना है कि किसी भी परिवर्तन की दर को अगर अवकलन रूप में बदलना है तो उनमें परिवर्तन बहुत छोटा होना चाहिए, और ये परिवर्तन लगभग 0 के बराबर होना चाहिए। 0 तो नहीं होना चाहिए, लेकिन लगभग किसके बराबर होना चाहिए बेटा, 0 के। अर्थात अगर कोई चीज ऐसे लिखी है ना कि डेल y अपॉन में डेल x, जहां पर लिमिट चलानी है और डेल x का मान लगभग कितना परिवर्तन हो रहा है, 0 की ओर, तो इसको अवकलन गणित में क्या लिखा जाता है, dy by dx लिखा जाता है। तो ये चीज हमें अभी याद रखनी है, बाकी ज्यादा दिमाग हमें इस पे नहीं लगाना है, क्योंकि ये गणितीय है और फिजिक्स में केवल इनके फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज में करने वाले हैं। तो फॉर्मूला कैसे काम में आते हैं वो चीज सीखेंगे। बाकी आप जब गणित पढ़ोगे तो उसके अंदर अवकलन समाकलन के पूरे कंप्लीट चैप्टर मिलेंगे आपको 11th 12th के अंदर, तो वहां और बेटर तरीके से। अब इनके मैं एक एक फॉर्मूले पे आता हूं और साथ ही उसके मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको कराता हूं। जैसे मान लेते हैं बेटा, पहला जो फॉर्मूला आपका है वो होता है dy बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कितना होता है बेटा, 0। अब समझना, मान लीजिए y इक्वल टू क्या है बेटा, कांस्टेंट है, y क्या है, कोई कांस्टेंट है, और इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन क्या होता है, dy बाई डी एक्स, अर्थात y का x के सापेक्ष क्या किया जा रहा है, अवकलन। अब इस चीज को कैसे लिखा जाएगा बेटा, dy बाई डी एक्स, और अब y की जगह क्या लिख दोगे, कांस्टेंट। ये तो पता है ना कांस्टेंट क्या होता है, कोई नियतांक। अब किसको नियतांक बोल सकते हैं, किस चीज को हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, बताओ। इस कांस्टेंट का अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो, x। अगर इस कांस्टेंट में इस x के अलावा कोई भी मान है तो वो सारी चीजें क्या कहलाएगी बेटा, कांस्टेंट। जैसे मान लो मैंने कांस्टेंट की वैल्यू ले ली a, कोई भी आपके पास अल्फाबेट लिया मैंने a, तो क्या इस a के पास x है क्या, नहीं।
तो ये इस टर्म में क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। अर्थात अगर मैं ये सोल्व करता हूं d/dx ऑफ a, तो इसका अवकलन का सॉल्यूशन कितना आएगा, 0। कितना आएगा बेटा, 0, याद रखो। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था, एग्जांपल दूसरा। मान लेते हैं कांस्टेंट कितना है, 45। क्या इस 45 में x है क्या, नहीं, तो हम बोलेंगे d/dx ऑफ 45। ये जो 45 है वो इस x के सापेक्ष क्या है, कांस्टेंट है। अगर इसके सापेक्ष कांस्टेंट है तो इसका अवकलन कितना होगा, 0। जैसे कि d/dx ऑफ 5√3a, ऐसा कुछ लिख दूं। तो इन तीनों टर्म के अंदर x नहीं है, तो इस पूरी टर्म का अवकलन भी कितना होगा, 0 होगा। अगर आप ऐसा लिखते हो d/dx ऑफ पाई, इसका अवकलन भी कितना होगा, 0, क्योंकि पाई के पास कौन नहीं है, x। परंतु अगर मैं ऐसे लिख दूं d/dx ऑफ 5x², अब इस टर्म में कौन आ गया, x, तो अब ये टर्म कांस्टेंट नहीं रही, अब इसका अवकलन 0 नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई, अब इसका अवकलन 0 नहीं होगा आपके पास। तो ये पहला रूल है कि d/dx ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, 0। ये पहला फॉर्मूला है अवकलन का आपके पास। तो पहला फॉर्मूला लिख लेंगे और सॉल्यूशन आप लोग यहां देख लेंगे क्या है। दूसरा देखो, सेकंड जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है, देखो बेटा, x की पावर n का फॉर्मूला है। सेकंड है d/dx, x की पावर कितनी हो, n, तो इसका सॉल्यूशन होता है n x की पावर n-1। अर्थात यदि d/dx x की घात कितनी हो बेटा, n हो, तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे, ये घात आगे आ जाती है गुणा में, घात आगे आ गई, x घात में से 1 कम करना है। अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं। मान लेते हैं आपको सोल्व करना है d/dx x की घात 4, तो x की घात 4 का अवकलन क्या होगा, बताओ। ये x है और ये भी कितना है, x, अर्थात ये कांस्टेंट तो नहीं है, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या होगा, ये जो घात 4 है इसको आगे ले आओ, घात कहाँ आगे बेटा, आगे, और घात में से 1 को क्या कर दो, कम, ये हो जाएगा x 4 - 1। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, 4 एज इट इज, x 4 - 1 कितना हो गया बेटा, 3। तो d/dx x की घात 4 का हल क्या लिखा जाएगा, 4x³। और एग्जांपल देता हूं, अगर ये ऐसे होता d/dx x की घात -4, अब इस माइनस से घबराने की जरूरत नहीं है। इसको क्या लिखोगे बेटा आप लोग, घात को आगे लाना है, घात क्या है, -4, तो -4 आगे आ जाएगा, फिर x एज इट इज, और घात में से 1 कम करना है, 1 घटाना है, तो -4 में से 1 घटा दिया। अब बताओ कितना बचा, ये -4, x -4 और -1 कितना हो जाएगा बेटा, -5 आपके पास। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। अगर मान लो मैं एग्जांपल आपके पास लेता, जैसे मैंने एग्जांपल कुछ लिखे हुए हैं, d/dx ऑफ 5x³ है, इसको सॉल्व करो, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहां पर 5 x के साथ क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ये चीज गुणा में है, किसमें है, गुणा में। तो अभी गुणा के रूल बताऊंगा, उसमें दोबारा ये क्वेश्चन एक बार सोल्व करूंगा। अभी ये याद रखो कि 2 राशियां हैं और उसमें से एक कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है, 5। अब लिखना है d/dx x की घात कितनी, 3। अब इस चीज को सोल्व करना है। अब ये सोल्व कैसे होगा बेटा, 5 तो एज इट इज, अब x की घात n का फॉर्मूला क्या होता है, घात आगे आ जाती है और घात में से 1 क्या कर देते हैं हम लोग, कम, तो 3 आगे आ जाएगा गुणा में, 3 आगे आ गया, गुणा x, 3 में से कितना कम करोगे बेटा, 1,
5 × 3 कितना हो गया 15x³ सॉरी क्यूब नहीं, 3 में से 1 गया तो कितना बचा बेटा आपके पास 2। तो आंसर क्या आएगा बेटा 15x²। और उदाहरण दूं मैं आपको, मान लीजिए आपको सोल्व करना है d/dx 6x4। तो क्या करोगे, 6 को बाहर लिखोगे, 6d/dx x⁴ आपके पास। अब x⁴ को सोल्व करना है, कैसे सोल्व करोगे, 6 4 आगे गुणा में आ जाएगा, गुणा x, घात में से कितना कम करना है बेटा 1। अब 6 चौक कितना होता है 24, और ये हो जाएगा x⁴ कितनी बेटा 3। तो ये एक फॉर्मूला हमने बताया और उसके कुछ एग्जाम्पल। एक बार आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसका एक बहुत फेमस एक एग्जाम्पल है जो हमेशा याद रखना है आपको। जैसे कि मैं बात करूं, सुना भैया, अगर मैंने लिखा d/dx x⁴ को सोल्व करो, तो बताओ x⁴ का सॉल्यूशन क्या होगा। ऐसा करेंगे, घात को आगे लेके आएंगे, घात कितनी है 1 आगे गुणा, घात में से कितना कम करना है बेटा 1। अब देखो ये 1 गुणा 1 में से 1 गया, कितना बचेगा 0। अब x⁴ 0 का मान क्या होता है, अगर किसी को पता हो, एनी कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान कितना आता है बेटा 1 आता है। तो x⁴ 0 हो, 10⁴ 0 हो, आपके पास y⁴ 0 हो, a⁴ 0 हो, π⁴ 0 हो, किसी की भी घात 0 है तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। 1 × 1 कितना आएगा बेटा 1। तो आप याद क्या रखोगे कि dx/dx का मान कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए 1 है। अगर ये ऐसे होता, बताओ बेटा dv/dv का मान कितना होगा, तो वो भी कितना होगा 1। अरे जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसका सिंबल ही तो बदल रहा है, बाकी तो मान क्या है सेम है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कितना आएगा आंसर 1। अगर मैं बोलूं सॉरी बेटा, अगर मैं ये बोलूं कि dw/dw का मान कितना, तो उसका आंसर भी कितना होगा बेटा 1 ही होगा। तो एक बार ये आंसर भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। अभी तक क्या हमने 2 फॉर्मूला आपको बताए हैं, आगे के फॉर्मूला देखें क्या क्या है। अगला फॉर्मूला है तीसरा। पहले ऐसा करते हैं, यहां समझा देता हूं तीसरा फॉर्मूला क्या है। मान लो y एक फंक्शन है जिसमें u है और एक प्लस माइनस क्या है v। u और v x के फलन है, अर्थात u और v के अंदर x के मान है। अब यदि मान लो 2 राशियों को जोड़ा जा रहा है या 2 राशियों को घटाया जा रहा है या 2 से अधिक राशियों को जोड़ा या घटाया जाता है, तो उन राशियों का अवकलन कैसे करेंगे। मुझे अवकलन ज्ञात करना है dv/dx। तो ये होगा d/dx तो एज इट इज, और इस y का मान क्या लिख सकता हूं मैं u ± v। अब इसको सोल्व करो, d/dx, इसको एक बार इस u से मल्टीप्लाई कर लो, फिर प्लस माइनस d/dx को v से गुणा कर लो। तो अर्थात जितनी राशियां हैं उनको अलग अलग क्या करना पड़ेगा बेटा अवकलन। अब देखो ये तो एक फॉर्मूला बना। फॉर्मूला क्या बना आपके पास, 2 राशियां हो y = हो u ± v, तो इनका अवकलन क्या होता है dy/dx कितना आएगा du/dx प्लस माइनस dv/dx आएगा। अब ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल लेता हूं आपके पास।
जैसे कि एग्जाम्पल है y इक्वल टू दे रखा है x की घात 5 प्लस x की घात 3 प्लस ऑफ 10। क्या इसमें बहुत सारी राशियां हैं? हाँ। कुल कितनी राशियां है बेटा? 3। इसका अवकलन करना है तो कैसे करोगे? dy बाई dx, d बाई डी एक्स तो एज इट इज, और इस y का मान यहां क्या लिख सकता हूं मैं? x की घात 5 प्लस x की घात 3 प्लस ऑफ 10। अब हो जाएगा बेटा d बाई डी एक्स। एक बार किसका करोगे? x की घात 5 का प्लस d बाई डी एक्स। अगली बार किसका करोगे? x की घात 3 का प्लस d बाई डी एक्स। अब किसका किया जाएगा बेटा? 10 का। अब क्या इस अकेले का अवकलन करना आता है क्या? हाँ। नियम नंबर 2 याद रखो। ये सूत्र है x की घात n का। सूत्र क्या होता है? घात आगे आ जाती है 5x, और घात में से कितना कम कर देते हैं बेटा? 1। 5 में से 1 कम करोगे कितना बचेगा? 4 प्लस इसका अवकलन क्या होगा? घात आगे आ जाएगी 3, और घात में से कितना कम कर दोगे? 1। x की घात कितनी हो जाएगी? 2। यहां सोचो x के सापेक्ष ये 10 क्या है? एक कांस्टेंट, एक नियतांक। और पहला सूत्र क्या था? कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है? 0। तो इसका अवकलन 0 प्लस 0। आपका आंसर क्या बचा? 5x4 प्लस 3x²। ये आपका क्या हो गया बेटा? आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, फिर मैं मिटाऊं। भैया साथ के साथ स्क्रीनशॉट लोगे, लिखोगे रफ में, तब इनकी प्रैक्टिस होगी, ये चीजें दिमाग में सेट होगी आपके। अरे मिटा दो। टीप लिया आप लोगों ने टीपू सुल्तान हैं? चलो अभी तो एक क्वेश्चन किया, अगला करवाता हूं एक अच्छा क्वेश्चन। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब नोट्स के अंदर हैं, तो आप पीडीएफ से भी देख सकते हो मेरी। पेज नंबर 2 पूरा हो गया। पेज नंबर 3 एग्जाम्पल है y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x। इसका आपको क्या करना है बेटा? अवकलन करना है। तो कैसे करेंगे सुनना। y इक्वल टू एक्स है प्लस रूट एक्स को लिख सकते हैं x की घात 1/2 प्लस 1/, ये रूट एक्स है, इसको भी क्या लिख सकते हैं? x की घात 1/2। ये बात तो सबको पता होगी, अगर 1/x² लिखा है तो जब ये स्क्वायर ऊपर जाता है तो घात का साइन बदल जाता है। मतलब 1/x² को क्या लिखते हैं? x की घात -2। और अगर ये ऐसे होता है 1/y की घात -3, तो ये जब राशि को ऊपर लेके जाते तो ये बन जाता y की घात +3। अगर घात पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाती है बेटा? नेगेटिव, और घात नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अब यहां देखिए आप लोग, ये 1/x की घात 1/2 है। अब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x की घात -1/2। सही लिखा है। अब इसको अवकलन करना है। अवकलन का मतलब क्या ज्ञात करना है बेटा? dy बाई dx ज्ञात करना है। तो d बाई डी एक्स तो एज इट इज, और इस y का मान ये रख सकता हूं मैं x प्लस x की घात 1/2 प्लस x की घात -1/2। अब क्या करोगे? इस d बाई डी एक्स को एक बार इससे गुणा करोगे तो ये तो हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स को इससे गुणा करोगे तो x की घात 1/2, फिर प्लस d बाई डी एक्स को इससे गुणा करोगे तो x की घात -1/2। अरे बात समझ में आ रही है मेरी? क्या कह रहा हूं मैं? ध्यान दो बेटा। ये x की घात कितनी है? 1। और मैंने यहां पे एक फॉर्मूला बताया था कि d बाई डी एक्स ऑफ x की घात 1 कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो dx/dx तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस
यहां कैसे सोल्व करोगे? घात कहाँ आ जाएगी बेटा? आगे, घात आगे ले लो, 1/2 आगे गुणा में आ गया x, और घात में से कितना कम करना है? 1, अर्थात 1/2 में से कितना घटाना है? 1, प्लस इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसकी घात आगे गुणा में ले लो, घात कितनी है? माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 गुणा में ले लिया x। अब घात में कितना कम करना है? आपको कम करना है बेटा -1, -1/2 में से -1 कम करेंगे। अगला मिटा देता हूं मैं, ध्यान देना यहां पे। ये तो एज इट इज बेटा 1 प्लस 1/2 भी एज इट इज। एक चीज बताओ, -1 में से आधा गया तो माइनस का आधा बच जाएगा, ये हो जाएगा x की घात -1/2। फिर ये कितना बेटा आपके पास? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1/2 आपके पास है। अब ये -1/2 में और -1 जोड़ेंगे क्योंकि साइन दोनों के सेम है आपके पास, तो -1/2 -1 जोड़ोगे, 1 में आधा जोड़ते हैं तो कितना होता है? 1.5। 1 में आधा जोड़ोगे, ये लो भैया यार, एलसीएम कितना आएगा? 2, ये -1, ये -2, टोटल हो गया -3/2। -3/2 क्या होता है? 1.5 ही तो होता है। तो ये हो गया कितना आपके पास बेटा? x की घात -3/2। सोल्व करो इसको, 1 प्लस 1/2। अब ये घात माइनस में है, ये चीज नीचे आएगी तो किसमें हो जाएगी बेटा? प्लस में। तो ये हो जाएगा x की घात प्लस 1/2, -1/2 एज इट इज। इसकी घात भी माइनस में है, नीचे आएगी तो किसमें हो जाएगी बेटा? प्लस में, x की घात 3/2। अब ध्यान दो, 1 प्लस 1/2, आपको पता है कि घात 1/2 होती है, इसका मतलब क्या होता है? रूट। तो ये कितना है? √x माइनस 1/2। अब ये जो x 3/2 है, 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 प्लस 1। अरे 3/2 को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। तो ये जो x है इसके मैं 2 टुकड़े कर रहा हूं, एक लिख रहा हूं बेटा x की घात 1 और एक लिख रहा हूं x की घात 1/2। अब देखो गणित के कंसेप्ट काम में आ रहे हैं, यदि आधार समान होते हैं घातें जुड़ जाती है। तो देखो इसका आधार भी x है और इसका आधार भी कितना है? x। तो इसकी घात 1 प्लस 1/2 हो जाएगी, जो वापस कितना बन जाएगा? 3/2। अब इस चीज को क्या लिखा जाएगा बेटा आपके पास? 1 प्लस 1/2 √x माइनस 1/2 x की घात 1 x रहेगा, परंतु x की घात 1/2 को लिख सकते हैं बेटा √x। ये आपका फलन ज्ञात हुआ dy/dx। ये क्वेश्चन लेने का मोटिव ये था कि गणित का हर छोटा कंसेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा था, तो वो चीज आप सीख पाओ। तो यहां से पहले ये कॉपी करना है, फिर यहां से लेके यहां तक टीपना है। फटाफट से टीप लो बेटा इसको, छापो कॉपी के अंदर। छाप लिया, ठीक है। अब अगला देखो, आपका फॉर्मूला नंबर 4 क्या है? मिटा देता हूं इसको तो मैं। देखो पहले फॉर्मूले में आपने क्या लिया? एक कांस्टेंट, और उसका अवकलन कितना? 0। फिर आपने लिया कि x की घात n हो तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? n x की घात n-1 होगा। और आपको एक चीज पता लगी कि dx/dx कितना होता है? 1 होता है। फिर आपने दो राशियों को जोड़ा या घटाया, या दो से अधिक भी हो सकती है, तो आपने जोड़ने और घटाने में अवकलन कैसे लगता है वो चीज आप सीख लिया। अब हम सीखेंगे दो राशियों का गुणा अगर हो तो, अर्थात फोर्थ, अगर आप d/dx u.v, कितनी राशि है बेटा? 2। भाई दोनों राशियां क्या होती है? गुणा हो रही है, तो इसका अवकलन का आंसर होगा बेटा आपके पास u dv/dx प्लस v du/dx। आपके पास देखो वो चीज कैसे आएगी।
ध्यान देना, क्या कहता है, y जो है वो है u डॉट v और u और v x के फलन है, अर्थात u और v के अंदर x के मान दिए गए हैं आपके पास। ठीक है, आपको इसका अवकलन ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र क्या बनेगा बेटा आपके पास, d बाई डी एक्स u डॉट v, भाई y का मान कितना है u डॉट v। अब इसका अवकलन लिखने का सूत्र क्या है, सूत्र यह है कि जो पहले है उसको बाहर निकाल दो, तो आगे कौन लिखा है u, उसको बाहर निकालो, क्या बचेगा dv बटा dx, फिर प्लस का साइन लगाओ, लगा दिया। अब जिसको पहले बाहर निकाला था उसको तो वहीं रहने दो, और जो पहले अंदर था उसको बाहर निकाल दो। अंदर कौन बचा था v, अब v को बाहर निकालो, पहले u को बाहर निकाला था, सूत्र लिखा, अब v को बाहर निकाल के लिखो, तो v बाहर क्या बचेगा du अपॉन में dx, अर्थात जब दो राशियां गुणा में होगी तो ये मान हुआ। मैंने कहा था एग्जाम्पल मैंने दिया था, जैसे कैसे 5x4 d बाई डी एक्स ज्ञात करो। ठीक है, इसमें बताओ कुल कितनी राशियां हैं, सर दो राशियां हैं। इसका आंसर हम कैसे निकालते थे, 5 को बाहर निकाल लेते थे, 5 को बाहर, फिर d बाई डी एक्स की घात क्या लिखते थे बेटा 4। अब इसका सॉल्यूशन क्या करते थे, x की घात 4 को सोल्व करना आता है, 5 एज इट इज, घात आगे आ जाएगी 4 और घात में से 1 कम करोगे कितना बचेगा 3, ये हो गया 20 x की घात 3। ये तो डायरेक्ट किया था, वहां पे मैंने ये नहीं बताया था कि इस 5 को बाहर क्यों निकाला, उसका आंसर अब दे रहा हूं। अब देखो ये कुल कितनी राशियां हैं 2, सॉल्यूशन कैसे करोगे, पहली 5 को बाहर निकालोगे, d बाई डी एक्स ऑफ x की घात 4 लिखोगे, फिर प्लस साइन। अब ये जो x की घात 4 है इसको बाहर निकालोगे इस सूत्र के अनुसार, x की घात 4 d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखा जाएगा बेटा 5। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, 5 तो एज इट इज, x की घात जो 4 है इसको कैसे सोल्व करोगे, 4 आगे गुणा में आ जाएगा और घात में से 1 कम कर दोगे, 4 में से 1 कम करोगे कितना बचेगा बेटा 3, प्लस x की घात 4 तो एज इट इज रहेगा, 5x के साथ क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0 गुणा 0, 0 को इससे गुणा करोगे ये टर्म तो क्या हो जाएगी 0, तो बचेगा क्या बेटा 20x³, तो क्या वही मान आया क्या, यस। तो वो चीज मैंने इसलिए बताई थी कि ये कांस्टेंट इसको डायरेक्ट बाहर निकाल देना, क्योंकि जब कांस्टेंट का दूसरी बार अवकलन करोगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो उसका आंसर कितना आएगा बेटा 0, इसलिए इसमें डायरेक्ट इसको लिखते ही नहीं है। अब इस पे बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं बेटा आपके पास, बेटा इस चीज को, ठीक है, मान लेते हैं बेटा y आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है और y बराबर दे रखा है u डॉट, सॉरी एग्जाम्पल कर रहा था, y बराबर है 3x² प्लस 7 6x प्लस 3। तो बताओ क्या ये दो राशियों का गुणा है क्या, है सर। इसका क्या ज्ञात करना है बेटा, अवकलन, अर्थात dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स तो एज इट इज, ठीक है। y का मान कितना दे रखा है सर 6x³ नहीं 3x² प्लस 7 डॉट 6x प्लस 3, ये तो मान है। अब क्या करेंगे बेटा, इस पूरे को मान लेंगे u और इस पूरे को क्या मान लेंगे बेटा v, तो u डॉट v होता है, तो सूत्र क्या बनता है, u को बाहर निकालते हैं v का अवकलन करते हैं, फिर प्लस साइन, फिर v को बाहर लिखते हैं और u का अवकलन करते हैं, अर्थात पहले इसको बाहर निकाल दो, 3x² प्लस 7 बाहर निकल गया, d बाई डी एक्स, अंदर क्या बचा 6x प्लस 3, फिर प्लस साइन। अब इसको बाहर निकालो, 6x प्लस 3 को बाहर निकाल दिया, d बाई डी एक्स क्या बच गया बेटा आपके पास 3x² प्लस 7। अब ये तो एज इट इज चलेगा 3x² प्लस 7। अब इसको सोल्व करो, क्या ये दो राशियों का योग है ना,
और योग का सूत्र क्या होता है बेटा आपके पास कि अंदर गुणा कर देते हैं, अर्थात d/dx पहले ज्ञात करोगे किसका 6x का, फिर d/dx किसका ज्ञात करोगे बेटा 3 का, हो गया, प्लस ये चीज एज इट इज 6x + 3, उसके बाद बेटा d/dx, अब d/dx को इससे गुणा करूंगा 3x², फिर प्लस d/dx ऑफ कितना हो जाएगा बेटा 7। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब इस चीज को सोल्व करो 3x² + 7, ठीक है। यहां देखो बेटा 6x में क्या होगा, 6 तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये लो, ये 6 एज इट इज, dx/dx कितना होता है 1, करवाया है, dx/dx 1 होता है, गुणा 1, प्लस ये 3x के सापेक्ष क्या है कांस्टेंट, सॉरी बेटा, तो कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है बेटा 0, तो ये तो कितना हो गया बेटा 0, क्लियर, प्लस ये 6x + 3 तो एज इट इज। अब यहां देखो 3 कांस्टेंट है, इससे यहां तो बाहर निकल जाएगा, तो 3 तो एज इट इज। x² को कैसे सोल्व करोगे, घात है, घात आगे आ जाएगी गुणा में, और घात में से 1 कम करना है, 2 में से 1 कम करोगे तो कितना बचेगा बेटा घात 1। यहाँ पे 7 जो है वो x के सापेक्ष क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा बेटा +0। अब इसको सोल्व करें तो ये तो कितना बचा बेटा 6 × 1 + 0, तो +0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 6 × 1 कितना होता है 6 ही होता है, तो यहाँ तो केवल 6 बचा। यहाँ देखो 3 × 2 कितना हो जाएगा बेटा 6, और +0 का कोई मतलब नहीं है, केवल अब अंदर गुणा करना है, ये 6 इस पूरी राशि से गुणा होगा, 6 × 18 x², 6 × 7 42, प्लस यहाँ देखो 6x से गुणा होगा, 6 × 6 36, और x × x² प्लस 6 × 18x। इसका आंसर क्या आएगा बेटा आपके पास 18x² + 36x कितना हो गया 54x², प्लस क्या बचा 18x + 42, ये हमारा क्या हो गया बेटा आंसर। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं फिर से इंक डाल देता हूं मार्कर में। लिख लिया बेटा इसको, अगला देखें। ध्यान दीजिए, ये तो गुणा का नियम था, 5वां है भाग का नियम। भाग का नियम कहता है अगर 2 राशियां हो dx ऑफ u.v, तो इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा बेटा v du/dx माइनस u dv/dx अपॉन में v² आपके पास। देखिए मान लेते हैं y कोई पद है जो किसका है बेटा u/v का अनुपात है, या u और v के भाग के रूप में है, जहां u और v x के फलन है, अर्थात u और v के अंदर x के मान दिए गए। आपको इसका अवकलन करना है, अर्थात dy/dx आपको सोल्व करना है, तो कितना होगा, वो होगा dy/dx u.v। अब इस चीज को अवकलन में कैसे लिखते हैं, उसका सूत्र क्या दिया गया है, सूत्र यह है कि
v को यहां लिखो और u का अवकलन कर दो du अपॉन में dx प्लस u को बाहर, सॉरी प्लस नहीं बेटा, क्या माइनस, गलती मत कर देना। u को कहां लिखो बेटा, बाहर, और ये हो जाएगा बेटा dv बाई dx बट्टे में जो नीचे है उसका स्क्वायर, v का स्क्वायर। इसका एक क्या करते हैं बेटा, एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा x माइनस 2। इस चीज को सोल्व करना है, अर्थात हमें अवकलन ज्ञात करना है dy बाई ऑफ dx। अब dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dx तो एज इट इज है, dy बाई dx तो क्या है बेटा, एज इट इज, और y का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अब इस चीज को कैसे सोल्व करेंगे, तो ये दोनों चीजें अनुपात में है, भाग में है, तो सूत्र ये लगेगा। सूत्र क्या लगेगा, जो नीचे वाला है उसको आगे लिखो, x माइनस 2 को लिखो, फिर d बाई डी एक्स लगाओ और ऊपर वाले का अवकलन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस साइन लगाओ, इसको आगे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, d बाई डी एक्स लिखो आपके पास, और नीचे वाले का अवकलन कर दो x माइनस 2 बट्टे में नीचे वाले का स्क्वायर x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करें। x माइनस 2 एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा सर, घात आगे आ जाएगी और घात में से एक क्या कर देंगे, कम। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, स्टेज ओपन नहीं कर रहा, इसका अवकलन मुझे पता है क्या होगा, घात कहाँ आ जाएगी बेटा, आगे, 2 आगे, और 2 में से 1 कम करो तो कितनी घात बचेगी, 1। 1 का अवकलन क्या होगा सर, 1 इस x के सापेक्ष क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0, तो प्लस 0, माइनस साइन, ये वाला माइनस, ये चीज एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, इसका अवकलन करना है। x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1, ये तो हो गया 1, और ये 2 x के सापेक्ष क्या है, कांस्टेंट, तो इसका अवकलन कितना होगा बेटा, 0 बट्टे में क्या चल रहा है, x माइनस 2 का स्क्वायर आपके पास। सॉल्व करें इस चीज को। अब प्लस 0 का कोई मतलब है क्या, नहीं, हटा दो। माइनस 0 का मतलब है क्या, नहीं, हटा दो। x की घात 1 x ही होती है, अर्थात ये चीज इससे गुणा होगी, 2x को x से गुणा करो, 2x स्क्वायर, 2x को माइनस 2 से गुणा करो, माइनस के 4x। अब 1 को इससे गुणा करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु ये माइनस साइन अंदर ओपन करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो क्या बच जाएगा बेटा, प्लस 1 बट्टे में x माइनस 2 का स्क्वायर आपके पास है। उसके बाद इसको और क्या लिख सकते हैं बेटा, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला गया तो 1x स्क्वायर बचा, माइनस के 4x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर। ये आपका dy बाई dx का मान ज्ञात हुआ है, ये आपका आंसर है बेटा। अभी तक केवल हमने अवकलन के 5 सूत्र पढ़े हैं, इस अवकलन के बाकी के सूत्र हैं वो अब आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे, क्योंकि ये लेक्चर नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा मेरा आपके लिए। तो आज के लिए बेटा थैंक यू। अगर पढ़ाया हुआ समझ में आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बेटा।